और फिलहाल तौकीर आलम राष्ट्र कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव है और इस कार्यक्रम में वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखेंगे। उनके बगल में है संतोष यादव जी, जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, नगर अध्यक्ष का कार्यभार है इनके पर और राजनीति में इनका अच्छा खासा अनुभव है और ये राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष रखेंगे, यानी इंडिया गठबंधन दल का पक्ष रखेंगे। उनके बगल में आशीष बलिदानी, इनके पिता तारक बलिदानी आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। आशीष बलिदानी भी आरएसएस के साथ साथ भाजपा में पहले जुड़े थे, बाद में इन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की और अभी पूरे राज्य में जदयू की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बगल में शिवशंकर सरकार, विद्यार्थी परिषद से शुरुआत है इनकी जीवन की, भाजपा के बिहार कार्यकारिणी में सक्रिय सदस्य हैं और पूर्णिया विश्वविद्यालय में सीनेट मेंबर भी हैं। तो आप चारों इसमें सबसे पहले तो किर भाई आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। संतोष यादव जी आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीष बलिदानी जी आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। और शिवशंकर सरकार जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला राउंड शुरू करते हैं। इस राउंड के तहत जैसा कि दर्शक आप जानते हैं कि सभी लोग आगामी जो 26 अप्रैल को 2 दिन बाद शुक्रवार को चुनाव और मतदान होने वाला है, इस पूरे चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और कटिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों का क्या सोचना है? आप 1 से 2 मिनट के अंदर अपना अपना मंतव्य रखेंगे। पहले सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हम केबीसी को धन्यवाद देते हैं कि आप ये अच्छी शुरुआत किया आपने कटिहार में। ये हमारा डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन पार्ट है, हिस्सा है। हम डिबेट डिस्कशन के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हैं और उसको मजबूती करने का काम करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी जो तहजीब है और ख़ास करके पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई चीज़ थोपना कहीं किसी तरह से भी ठीक नहीं होता है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बात अगर करूं तो आज पहला चरण 19 तारीख को हो गया है। पहला चरण के रुझान के अनुसार पूरे देश में मैं अगर कहूं तो साउथ इंडिया में भाजपा और एनडीए साफ हो चुकी है और नॉर्थ में ये हाफ है और बाकी 26 तारीख को जब चुनाव होगा सेकेंड फेज का, इसमें भी बहुत अच्छे रुझान आने के संकेत हैं। कटिहार की बात करूं तो कटिहार के हमारे कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जनाब तारिक अनवर साहब हैं। लंबे समय से वो राजनीतिक में अपना मुकाम, कटिहार के मुकाम को ऊंचा किया है। यहाँ पे वो इस बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और मुझे यकीन और विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे महागठबंधन के साथ ही, इंडिया अलायंस के साथ ही, हमारे राजद के, हमारे वीआईपी के, हमारे लेफ्ट के सभी का समर्थन हासिल है और हम लोग मजबूती से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुझे यकीन और विश्वास है कि कटिहार को मजबूती देने के लिए और देश की जो बनावट और बुनावट है, देश की जो आपसी प्यार मोहब्बत की तहजीब है, संस्कृति है, उसको और मजबूती देने के लिए और उससे बेहतर न्याय देने के लिए, इंसाफ देने के लिए, तमाम देश के तबकों को इंसाफ देने के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ कटिहार में है और हमारी जीत निश्चित होगी। धन्यवाद वकील जी। आप संतोष यादव जी, आप अपना पक्ष रखिए। इस चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले कटिहार केबीसी के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि कटिहार किसका जो आपने कार्यक्रम चलाया। मैं आप निर्देशक सहित सभी परिवार को शुभकामना कि आप तीसरी आंख हैं और यह सभी जनता मतदाता को यह स्पष्ट बताता है कि हमारा रुझान मतदाताओं को, नेताओं का बात, आखिर मुद्दा असल क्या होगा, हम मुद्दे की बात क्या करेंगे। इसके लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि सभी एक मंच पर आपने बुलाया है। और सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कटिहार में हमारे इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जनाब तारिक साहब ने एक नींव रखी कटिहार में
सन 77 से, और उन्होंने इस कटिहार को अपनी माँ के रूप में सेवा दिया है। और आगे भी हमको लगता है कि आने वाला 26 तारीख को जब मतदाताओं द्वारा वह मतदान होगा तो हमको भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब जो है कटिहार से चुनाव जीतेंगे। और हमारा मेन पार्टी के तरफ से जो है हम लोगों ने जो आह्वान, हम लोगों ने जो रोजगार का जो दिशा दिखाया है पूरे भारतवर्ष में, हमारे नेता लालू यादव और लालू यादव के सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। नौजवानों के मन में बस गया है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। और कलम बांटने वाला लोग जो है हर तरफ नौजवान कलम की तरफ देख रहा है कि भविष्य हमारा कलम में बसा हुआ है, कलम में आत्मा है, और कहीं दूर और कहीं कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। जहां सा कब तक चलेगा, यही मेरी और कटिहार के मतदाताओं से शुभकामना है कि सुबह सुबह आप पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, नहा धोआ कर जाएं और 26 तारीख को कटिहार के विकास के लिए जो है अपना मतदान, बहुमूल्य मतदान करें कि आगे आने वाला भविष्य कटिहार का उज्जवल हो। आशीष जी, जदयू की तरफ से आप अपना मंतव्य रखिए कि इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं कटिहार के तमाम केबीसी के दर्शकों एवं न्यूज से जुड़े हुए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आज देश की जो स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। देश का युवा ने मन बना लिया है। हमारा देश युवाओं का देश है। 65% से अधिक आबादी युवाओं की है और युवाओं ने संकल्प लिया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करते आ रही है, और अब की बार 400 पार के नारे को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से कटिहार के युवाओं ने, कटिहार के नागरिक बंधुओं ने, कटिहार के तमाम मतदाताओं ने यह संकल्प को दोहराया है कि फिर से एक बार कटिहार में एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित किस प्रकार की जाए, क्योंकि कटिहार के तमाम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी है। तो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बननी है और बिहार में नीतीश जी की सरकार है और भविष्य में भी जनता बनाएगी तब ना बनेगी, पहले लोग कैसे जान जाएंगे बिना वोट के। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि केंद्र में जनता को पहले वोट, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। और कटिहार के लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर कटिहार के विकास की रूपरेखा तैयार कर सके और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बिहार के विकास के साथ साथ कटिहार की रूपरेखा तैयार कर सके। इसलिए कटिहार वासी कभी भी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, वे सही निर्णय लेंगे। इस बार 2024 के चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे ताकि कटिहार के साथ साथ देश में कटिहार के बातों को आसानी से वो जनप्रतिनिधि रख सके। मोदी जी के साथ कौन बैठेगा? जो यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनकर जाएगा, एनडीए का प्रतिनिधि चुनकर जाएगा, वही बैठेगा। क्योंकि पिछले कई बार ऐसे कटिहार के लोगों ने देखा है कि केंद्र में किसी और की सरकार होती है, कटिहार में कोई और चुनकर आ जाता है। तो इन तमाम चीजों को कटिहार की जनता ने देखा है, करीब से देखा है। इसलिए कटिहार की जनता ने ठाना है कि इस बार एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को फिर से एक बार जिताने का काम करना है। धन्यवाद आशीष जी। शिवसेना सरकार, आप बीजेपी का के दृष्टिकोण से और अपने दृष्टिकोण से इस चुनाव को कैसे देखते हैं? धन्यवाद ललित भाई। और हमारे जो भी लोग इस डिबेट में, तोकीर जी, मित्रवत आशीष जी, सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस डिबेट शो में निश्चित रूप से युवाओं को आपने अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है।
और कटिहार का जनता को तो हम मानते हैं कि यहाँ का जनता प्रबुद्ध रहा है। बिहार की जनता भी बखूबी बिहार को समझता है। राजनीति को खासकर बहुत नजदीक से बिहार के लोग समझते हैं। उनकी समझ आज के डेट में कहीं किसी से कम नहीं है, क्योंकि बिहार एक समय बहुत पिछड़ा हुआ करता था और उसमें से भी कटिहार जो है वह सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। कटिहार आज भी विकास के पैमाने पर सूचकांक पर आगे आए, इसका प्रयास निश्चित रूप से सभी नेताओं ने अपने अपने तरह से दिया है। लेकिन कटिहार के विकास के साथ साथ देश का विकास और देश के विकास के साथ विश्व में भारत का मान और सम्मान, आज इसका चुनाव आज के डेट में दिखाई पड़ रहा है। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। इसलिए भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था और पुनः भारत एक बार जो विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था भारत को, उसको हम प्राप्त करने के लिए लंबे समय से, यानी हम कह सकते हैं कि गुलामी के कालखंड में जो परतंत्रता के कारण हमारे सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का विनाश हो गया था। यानी हम जानते हैं जो हमारे शिक्षा पद्धति से लेकर हमारे विकास के सारे आयाम समाप्त हो गए थे, क्योंकि हम लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसका शिकार हो गए थे। और उस शिक्षा पद्धति के कारण हम मानसिकता से भी गुलामी के से तो बाहर आए, लेकिन हमारे देश के लोगों की मानसिकता जो है वह गुलामी वाला बना ही रह गया, जिसके कारण हम हर चीजों को उसी दृष्टिकोण से देखते थे। अपने को गर्व महसूस करना, यह जो विश्वास हमारे देश की जनता में होना चाहिए, वह विश्वास शायद नरेंद्र मोदी के आने से पहले तक नहीं था। लोग अलग अलग देशों से, चूंकि यह देश का चुनाव है और देश के चुनाव में क्या है, इंटरनेशनल मुद्दे भी छाए रहते हैं और हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का भी मुद्दा एक बड़ा देश का बना रहता है राष्ट्रीय चुनाव में। 2 मिनट भी बोलना है। लोकल चुनाव और मुख्यमंत्री और विधायक का चुनाव और ये सांसद और प्रधानमंत्री का चुनाव, दोनों में बड़ा फर्क है। अभी हमारा चुनाव किसका है? प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा हमारे वो विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए, विकसित बिहार की संकल्पना को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। आप उसमें से फर्क सीधे सीधे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए एक तो विकास का चुनाव के साथ साथ हमारा आस्था का चुनाव है। हम देखते हैं कि 500 वर्षों तक गुलामी के कालखंड में श्री राम का एक मंदिर आजादी के 75 वर्ष बाद भी हम संघर्ष करते रहे, नहीं बना पाए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं कि एक प्रयास, एक पहले भी अदालत में मुद्दे चलते थे, कांग्रेस के लोग राम के नाम को भी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज भारत ने यह कर दिखाया, मोदी के शासन में कर दिखाया और जो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसके तहत करके दिखाया। लोग कहते थे कि आग लग जाएगा, लेकिन कहीं कुछ एक पटाखा भी नहीं छूटा और अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर निर्माण की भूमिका में नरेंद्र मोदी के शासन में यह सफल सिद्ध हुआ है। इसलिए इसका भी एक विचार आज हमारे समाज के जनता में इसका चुनाव है। तो हम देखते हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, ये तीनों विषय जो है यह महत्वपूर्ण विषय रहा, जिनकी समाप्ति करने में सफल अगर कोई हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी हुए हैं। 70 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, जिसमें 50 साल तक से ऊपर कांग्रेसों के हाथ में रहा, लेकिन भारत में ऐसे जो मुद्दे थे उन मुद्दे का हल निकालने में वह कहीं ना कहीं विफल रहा। उसमें कहीं से सकारात्मक राजनीति की दिशा नहीं की। गरीबी मिटाओ का नारा कांग्रेसियों ने दिया, लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाया और आज हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफल हो रहे हैं। इसलिए गरीबों के हर जो आवश्यकता है, भोजन, आवास, शौचालय, जल, सबका समाधान हमने निकाला है। इसलिए आज यह चुनाव नरेंद्र मोदी को भारत की जनता निश्चित रूप से जिताएंगे, यही हमारा व्यक्तिगत भी विचार। शुरू करते हैं अगला राउंड। क्योंकि प्रत्याशी जदयू का है, डी का प्रत्याशी है, तो हम सोचते हैं सवाल पहले जदयू के को रिप्रेजेंट करने वाले आशीष बलिदानी से करते हैं। आपने अपने बात में, अपने विचार में कहा कि 65% युवा है, नवयुवक इस एनडीए के प्रत्याशी को जिताएंगे। एनडीए की सरकार सत्ता में 10 साल से है ना आशीष जी? जी। नवयुवक पर जिम्मेदारी है
हर दो तीसरा डिग्री होल्डर युवक बेरोजगार है, फिर भी मोदी को वोट देगा? सवाल का जवाब क्या, ये कैसे बना संभव? 29.1% सिर्फ ग्रेजुएट की बात कर रहा हूं मैं युवकों की, आपके सरकारी आंकड़ा है NCDS का कि 29.1% बेरोजगारी दर है, जो ऑल टाइम हाई है हिंदुस्तान में। बेरोजगार नहीं हाथ में, उसके बाद भी युवक वोट देगा? आप कैसे सोचते हैं? देखिए, देश की आजादी को लगभग 77 वर्ष होने को चले हैं और इन 77 वर्षों में देश के लोगों ने देखा है कि 50 वर्ष से अधिक समय तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों का शासन रहा है। और 50 वर्ष का जो समय होता है यह कोई मामूली समय नहीं होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो 10 साल का सफर है और इस 10 साल के सफर में कोई प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगाए। 50 वर्ष और यहां 10 वर्ष, 50 वर्ष से अधिक समय कांग्रेसियों ने शासन किया और उन्होंने जो नारा दिया था कि हम गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, वो गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की बात तो दूर, अब तो ऐसा लगता है कि वो गरीबों को ही निगल लेने का काम करेंगे। हम आपको रोकेंगे। सीधी सी बात यह है, कांग्रेस की सत्ता थी जब बेरोजगारी दर 15% था, वो मोदी के शासन में घट के 10 या 5 आनी चाहिए थी, वो 15 की 29% हो गई। देखिए, आप लोग जिस आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आपके सरकारी आंकड़े, NCDS के आप आंकड़े, लोग जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, उस आंकड़ों के आधार पर आप आज देख सकते हैं हम लोग जिस प्रकार के एसी रूम में, न्यूज रूम में बेरोजगारी की बात में बैठे हैं, आज हमारे यहाँ हर लोग खुशहाल है। इन 10 वर्षों में आप देखिएगा, रोजगार के जितने अवसर पैदा हुए हैं इससे पहले नहीं हुए थे। आज केंद्र की सरकार और हमारे बिहार राज्य की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से सीधे जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण है कि स्टार्टअप के तहत कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार की बिहार सरकार भी अभी देखे होंगे कई लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया है। इसलिए इस प्रकार का कहना कि रोजगार बिहार में या देश में नहीं है, ये गलत होगा। 50 वर्षों की तुलना आप 10 वर्षों से अगर करेंगे तो ये कदापि उचित नहीं है। सवाल का जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक उनसे भी सवाल पूछेंगे। आशीष जी, चिड़िया नौजवानों को लगाया नहीं जा सकता। नौजवानों को जुमलेबाजी में फंसाया नहीं जा सकता। अच्छा 2 मिनट, आशीष जी, अब झांसा में नहीं आने वाला है। देश को नौजवानों ने कर लिया है, हमें तुरंत चाहिए, रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अभी आप समझ लीजिए, नहीं चलेगा। संतोष जी प्लीज, आशीष जी मेरा रिक्वेस्ट होगा, धीमा बोलिए, अपना अपना सबको बोलने का मिलेगा। सबसे मेरे दोस्त बहुत देर से बोल रहे हैं। आशीष जी, रोजगार हमारे नौजवान, संतोष लोगों को किसान है, किसान का देश का मेरा सुनिएगा, किसान का बेटा बीज नहीं डालेगा। अरे संतोष जी सुनिए, हम लोग अच्छा सुनिए, अगर कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जी, आशीष जी, अरे संतोष जी, सुनिएगा, नहीं किया। आशीष अगर आप मुद्दे से नहीं बात, आशीष जी अब नहीं चलेगा। सुने संतोष जी, अगर आप टू द पॉइंट जवाब नहीं देंगे तो हम राउंड यहीं क्लोज कर देते हैं। मेरा आग्रह है कि हमारा 4 राउंड है और हर अभी हम बेरोजगार का जवाब बेरोजगारी से दीजिए। आप लालू यादव भ्रष्टाचार और जेल में क्यों चले गए? आप जो हम सबसे सवाल करेंगे। उधर मेरी बात सुनिए आशीष जी, आप मेरा सबसे रिक्वेस्ट है चारों से अपना पक्ष रखिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, दूसरे पर आरोप बाद में लगाइएगा जब अगला राउंड आएगा क्रॉस क्वेश्चन का। फिलहाल अपना पक्ष। चलिए बेरोजगारी को हटाते हैं। आपने कहा कि दुलाल गोस्वामी को मौका दीजिए, एनडीए की सरकार है तो वो अगर एमपी बनेंगे तो मोदी के साथ बैठेंगे।
पिछला 5 साल भी मोदी जी थे, दुलाल भी थे, कितनी बार मोदी के साथ बैठ के विकास के प्लान बनाए, ये आप बता दीजिए। देखिए, लेकिन टू द पॉइंट बोलिएगा। बिल्कुल 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 सही सवाल आपने किया है। और कटिहार के साथ साथ देश की जनता ने इस बात को देखा है कि जब से आदरणीय दुलाल चंद्र गोस्वामी जी कटिहार के सांसद बने हैं और उनके सांसद बनने के बाद देश में जो कोविड की लहर आई, इस कोविड में 2 साल से अधिक का समय जो व्यर्थ हुआ है, उसके बावजूद 3 वर्षों तक लगातार सदन में कटिहार के विकास की रूपरेखा तैयार किए हैं। एक समय था और आवाज उठाए कटिहार से, एक सेकंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल आवाज उठाएं। आज आप कटिहार के चारों तरफ अगर जाइएगा तो नेशनल हाईवे का जाल बिछ चुका है, यातायात के साधन सुलभ हो चुके हैं, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो टूटी फूटी हो। लालू के राज में, कांग्रेस के राज में कटिहार से अगर मनिहारी जाना होता था तो 4 से 5 घंटे का समय लगता था। लेकिन आशीष जी, ये प्रॉब्लम दूर कीजिए अपना। नहीं, लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप आशीष जी मनिहारी नहीं सुने। हैं। आशीष जी, अगर आप इसी तरह बोलिएगा तो हम लोग का डिबेट नहीं चल पाएगा। आप पॉइंट से भटक जाते हैं, आप टू द पॉइंट बोलिए। हमने दुलाल गोस्वामी का पीरियड का नेशनल का बात किया। अब सड़क का जाल जो 15 साल बनाया, जो नीतीश कुमार नहीं बनाया, आप दुलाल गोस्वामी से उसको नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने बिहार को सड़क दी है, बिजली दी है और स्वास्थ्य व्यवस्था दी है। दुलाल चंद्र गोस्वामी जी अब ये बताइए कि जदयू के नेता हैं और वे नीतीश कुमार जी के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठकर कटिहार को विकसित करने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। काम करें। और ये डबल इंजन की सरकार दोनों योजनाओं का लाभ ले रही है, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की योजनाओं की भी लाभ ले रही है। और फिर से अगर दुलाल चंद्र गोस्वामी जी चुनकर जाते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का लाभ मिलेगा कटिहारवासियों को। अब एक अगला सवाल कि जैसे शिवशंकर सरकार जी, आप और दोनों आशीष जी, आप दोनों गठबंधन में हैं, दोनों गठबंधन में है ना? ठीक है। हम आपको मोदी जी का कल का दिया हुआ एक स्पीच सुनाते हैं और नीतीश कुमार का आज का दिया हुआ स्पीच सुनाते हैं, फिर मेरा सवाल आएगा। मोदी जी का स्पीच सुनाया जाए। का मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये था मोदी जी का भाषण, जो मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आए तो मुसलमानों के बीच सारी संपत्ति आपकी बढ़ जाएगी। अब सुनिए नीतीश कुमार जी का भाषण। सब जगह से मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया और मदरसों का क्या बुरा हाल रहता है, सब मदरसों की स्थिति को ठीक किया। तो भाई हम लोग जितना सरकारी है, जितना जगह पर कॉलेज स्कूल सब कुछ करना है। और देखिए मुसलमानों के मदरसों का भी सब काम हम करवा दिए। अब तो अभी भी कर दिए, मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई। अब उसमें जो लोग हैं उनको जो सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियों को नौकरी मिलती है, उसको मिलता है पैसा, वही उतना ही पैसा जो सरकारी है स्कूल उसके तरफ से हम लोग उनको मदरसों को भेजे। तो कौन काम नहीं कर रहे हैं? भाषण आज की तारीख में दिन में 2 बजे समेली में दिया और मोदी जी का भाषण कल का है, जयपुर का भाषण है। अब ये सवाल है कि एक तरफ एक ही गठबंधन के एक आदमी मुस्लिम को घुसपैठिया बता के उससे अलग हटने की बात कर रहा है, डरा रहा है कि कांग्रेस को वोट दिया तो मुस्लिम घुसपैठियों मुसलमानों का राज हो जाएगा, वहां संपत्ति बढ़ जाएगी। वही उसी का दूसरा छोटा भाई ये कह रहा है कि मैंने मुसलमानों के साथ के लिए कितना मैं काम कर रहा हूँ, मदरसों को सरकारी स्कूल बना दे रहा हूँ, उनको का वेतन बढ़ा दे रहा हूँ, तो मुसलमान मतदाता बेचारा करे तो क्या करे? हाथी के दांत एक खाने आपको नहीं पूछा गया,
आप बोलिए आशीष जी, आप बोलिए। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक ही डब्बे में दो रंग कैसे जो होगा? विचार है, उस विचार को शायद समझने में कहीं आपकी भूल है। अच्छा, पूरी नरेंद्र मोदी जी के विचारों को मैंने अभी सुना। नरेंद्र मोदी जी जिस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, वो वैसे घुसपैठिए की बात कर रहे हैं जो बिना अनुमति के चोर दरवाजे से हमारे भारत की सीमाओं को लांघकर देश में घुसने का काम करता है। और ऐसे घुसपैठियों को कोई सबक सिखा सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखा सकते हैं। तो वैसे घुसपैठिए जो हमारे देश की नागरिकता को जो हमारे देश की नागरिकता को चोर दरवाजे से आकर लेने का काम किए हैं, ऐसे घुसपैठियों को हम लोग भी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो हमारे देश के भाई हैं और उनका जो विचार है, उनका जो मंशा होता है, उस मनसे के साथ नरेंद्र मोदी जी हमेशा खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो भावना है, उस भावना को समझने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यकों के हमेशा पक्षधर रहे हैं, उनके लिए हमेशा दिन रात करते हैं। और उन्होंने ही नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। और इस सबके साथ सबके विकास में आप बताइए देश के अल्पसंख्यक है या नहीं है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल। लेकिन सुनिए, ये नारा 2019 का था, इस बार मोदी की गारंटी का नारा, इस बार सबका साथ सबका विश्वास का नारा हट गया है। आपको देखिए सबका साथ सबका विश्वास हट गया, 2019 का था। मोदी की गारंटी है। नहीं वो सबका साथ है, कहीं नहीं, सबका विश्वास है। पूरे इंडिया में से 2024 हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जितना अल्पसंख्यक भाइयों का काम किया है आजादी के बाद। एक सवाल और सुनिए, मोदी जी सीए और एनआरसी की बात करते हैं, नीतीश जी कड़ा विरोध करते हैं, कैसे होगा? देखिए यहाँ समर्थन और विरोध की बात नहीं है। कैसे लागू होगा बिहार में? हित में का पहचान कैसे कीजिएगा? देश हित की जो बात करेगा देश में वही राज करेगा। और नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश हित की बात कर रहे हैं। तो नीतीश जी नहीं करते? जो देश हित की बात नहीं करते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा देश हित की बात किया है। और देश हित में नरेंद्र मोदी जी के फैसलों के साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय करके फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने का काम किया है। और एनडीए का मजबूत हिस्सेदारी बिहार में कायम करने का काम करेंगे। आराम से हड़बड़ी नहीं। इंडिया गठबंधन को तो संरक्षण है तो नीतीश ने की थी, बना दिया घर, मोदी के लिए आफत खड़ा कर दिया और फिर भाग गए। देखिए नीतीश कुमार जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा सभी को लेकर चला है और सभी को लेकर चलने की कड़ी में नीतीश जी ने जो फैसला लिया उस फैसले के साथ हम लोग भी थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जो बहरूपिया है, ये बहरूपिया विभिन्न प्रकार के जाल में देश की जनता को फंसाने का काम करेगा। जब हम उनके पास गए तो देखे अरे ये तो देश के लिए घातक है, इसके साथ हमारा गठजोड़ हो ही नहीं सकता है। जो देश के लिए घातक है, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है, ऐसे लोगों को हमने छोड़ना ही मुनासिब समझा। इसलिए जो देश हित की मेरा सवाल ये देश में यही राज आशीष बलिदानी जी, मेरा सवाल नहीं था कि उसने राजद को कोई छोड़ा। मेरा सवाल ये था, आप सवाल को घुमा देते हैं, घुमाइए मत। बिल्कुल मैं नहीं घुमाता हूँ। मेरा सवाल ये नीतीश कुमार बात सुनिए ना, व्यक्ति हैं और देश हित में मेरा बात सुनिए, आप सुनिए, आप प्लीज सुनिए, ऐसे नहीं चलता है। आप मेरा सवाल देशभक्ति पे, नीतीश के देशभक्ति पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मेरा सवाल था कि मोदी जी सीए और एनआरसी की बात करते हैं और नीतीश इसका विरोध करते हैं, ये कैसे एडजस्ट होगा? बिल्कुल इसमें देशभक्ति बात ही मत कीजिए, देशभक्त सब लोग हैं। बिल्कुल कहीं कोई विरोध नहीं है, हम लोग एक साथ हैं। नीतीश कैसे लागू हुई? साथ हैं, लागू तो हुआ। कहाँ नीतीश जी ने विरोध किया? नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन चीजों को, जिन जिन कानून को, जिन जिन बिलों को लागू किया है,
हम लोग उनके साथ हैं और इस बार नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में जो सरकार फिर बनेगी, वही बात फिर से देश हित में जो भी निर्णय लेना होगा, सुनिए आशीष जी, नरेंद्र मोदी जी सुनिए के साथ अगर देश आपके में पास आशीष जी हमारा- आपके पास सटीक जवाब नहीं है तो अगला क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे। आप एक ही बार खाली चिल्ला के बोलिएगा तो डिबेट ऐसे नहीं हो। आप टू द पॉइंट जवाब ही नहीं देते हैं, एक ही लाइट की देशभक्त 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 का गीत लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता डिबेट में। टू द पॉइंट आप आंकड़ों के साथ और साक्ष्य के साथ टू द पॉइंट बात करेंगे तो सबको मजा आएगा, दर्शकों को भी मजा आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते तोकीर साहब के पास। तोकीर जी आपसे सवाल एक अलग सवाल है। सबसे पहले हम 5 साल बनाम 47 साल, 5 साल दुलाल गोस्वामी को मिला, 47 साल से तारिक साहब यहाँ पे वर्चस्व बनाए हैं कटिहार की राजनीति पे। ये कब तक चलेगा? 47 साल से वर्चस्व की बात नहीं है। 1977 में चुनाव लड़े और तारिक साहब यहाँ आके यहाँ के लोगों का प्यार समर्थन मिला, हारे जीते, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ रहे। सवाल 5 साल बनाम 47 साल का नहीं है, सवाल इस देश का है, सवाल इस देश के संविधान का है, सवाल इस देश के आम आवाम गरीब किसान मजदूरों का है, सवाल इस देश के उन तमाम लोगों का है जो आज भी नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं, सवाल किसानों का है, सवाल महिलाओं का है जिन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत किन्हीं के स्वभाव अच्छे हैं, किन्हीं के बुरे हैं, कोई अच्छा बोलते हैं, कोई अच्छा नहीं बोलते हैं, वो विषय नहीं है कैंडिडेट का। सवाल देश का है और उस देश के सवाल पे आदरणीय तारिक अनवर साहब यहाँ पे इससे पहले जब मोदी लहर 2014 में हुआ था उस पर गठबंधन से तारिक साहब यहाँ से जीत के गए थे और फिर 2019 में भी आपने देखा 5,03,000 वोट आया तारिक साहब को। तो ये पॉपुलरिटी की मिसाल है, 57 से हारे भी थे। हाँ, पॉपुलरिटी की मिसाल है कि अपार उनको समर्थन और प्यार यहाँ मिलता रहा है और फिर उनको इंडिया गठबंधन द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जो मुद्दे हैं और जो इश्यूज हैं वो हमारे कटिहार के साथ साथ देश का है और उस देश के सवाल में अगर हम देखें तो पिछले 10 साल से जो वादे किए, अभी हमारे साथी लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो वो वादे क्या हुए 15-15 लाख अकाउंट में आने के, मोदी जी इसका जवाब कब देंगे? वो वादे कहाँ गए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा? आपने एक आंकड़ा बताया कि किस तरह से जो नौकरी का दर, जो बेरोजगारी का दर जो है 29.1%, वो भी ग्रेजुएट का जो मामला है। तो ये इसी को देखते हुए हमने एक मैनिफेस्टो लाया है कि ये भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ने देश के जो खासकर युवाओं का जो एक आकांक्षा है, जो उम्मीदें थी, उनको तोड़ने का काम किया, आपके मैनिफेस्टो में भी उनको आएंगे। पूरी तरह से उनको चकनाचूर करने का काम किया। उनका भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में, एक अभी अब बताइए अग्निवीर योजना लाके कहीं न कहीं पूरी तरह से युवाओं को ठगने का काम किया, पूरी तरह से उनकी जो उम्मीदें थी। हमने मैनिफेस्टो में लेकर आया है कि हम जैसी सरकार में आएंगे हम अग्निवीर की योजना को तुरंत खत्म और कर भी देंगे। लाए, महिलाओं के 1 लाख रुपए, हमने महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का हमने कहा है। हमने तमाम ग्रेजुएट को कहा है कि हम इंटर्नशिप के माध्यम से उनको जो है 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। तो ये जो हम आएंगे नेशनल पे, हाँ। बस इसके पहले हम लोग थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पर एक बार बात, मेरा एक सवाल है। पहले एक हम सुनाते हैं कि आपके कांग्रेस कार्यकर्ता का क्या कहना है, आपकी इंटरनल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपका संगठन है कांग्रेस का। देखिए वो इंटरनल जो गुफ्तगू होती है वो हमारी, सुनिए क्या करें, तो सबके लिए है। सुनील जी तो चला जाए। मैं कांग्रेस में शुरू से ही था। मैं जब से राजनीति में आया तो मैं कांग्रेस में था, तो कांग्रेस में मैंने लगातार आया। मैं तारिक साहब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी नीति की विरोध कर रहा हूँ। हमारा तारिक साहब इस कटिहार जिला में 5 बार लोकसभा रहे, 1 बार राज्यसभा रहे, लेकिन कटिहार जिला में विकास नहीं हुई। वही तारिक साहब हमारे तोकीर आलम जी प्राणपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी उन्होंने सहयोग नहीं किया, जो चुनाव हारने का नतीजा आया। पूनम पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी सहयोग नहीं किया। ईश्वर परवीन जी का टिकट दे के कहते उनको भी नहीं मिला। तो तारिक साहब किसी लोगों को बढ़ने क्यों नहीं देते हैं? तारिक साहब आज 5 बार आए, 6ठा बार आए, फिर अभी 7वां बार आए, तो क्या और कांग्रेस में कोई नेता नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ, जब शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस का कोई नेता सुनने वाला नहीं, यही तारिक साहब
सोनिया गांधी को 99 जब प्रधानमंत्री से रोकने का काम किए, तारिक साहब बोले थे सोनिया गांधी जी को कि ये विदेशी हैं और भाषाओं का भी प्रयोग किया गया था। तो ऐसे व्यक्ति जो विरोध करते हैं उनको फिर टिकट मिलती है। ये बताइए, ये आपके कांग्रेस नेता का ही कहना है जो कार्यकर्ता है बासुकी यादव बनियारी के, उन्होंने इसी कंडीशन पे कल कांग्रेस छोड़ दिया और जदयू चले गए। मुझे कल नहीं लगता, मुझे कुछ दिन पहले का कल का नहीं, कल का चिराग पासवान के साथ। अच्छा ओके, हाँ वो अच्छा कल गए होंगे, लेकिन ये मुझे लगता है वीडियो मैं कुछ दिन पहले देखा था। वो हमारे पार्टी के वहाँ के अध्यक्ष भी रहे हैं प्रखंड के, और हमारे तो जब आपके अध्यक्ष मैं नीति पे सवाल की बात नहीं, हमारा परिवार, मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस में युवा प्रतिभा हमारा एक बड़ा परिवार है। कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी है और उसमें सभी लोग जो भी आते हैं उनको सम्मान भी मिलता है, और उस बड़े परिवार में कुछ इंटरनल कुछ गुफ्तगू होती है, बात होती है। हमारे अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसमें टिकट को लेके जहां बात आई तो आप सभी जानते हैं कि मैं भी कहीं न कहीं इच्छा जाहिर की थी कि आला कमान अगर मुझे लड़ाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने इच्छा जाहिर की थी, फिर जो भी हुआ, जो फैसला हुआ, आखिरी फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं। सवाल है कि और भी लोग हो सकता है दावेदार हो कर रहे हो, हम यहाँ से विधायक हमारे वो भी दावेदारी पेश की थी। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि हम जब एक बड़े फलक पे देखते हैं और बड़ी गुफ्तगू करते हैं तो ये सब बहुत छोटी चीजें होती हैं। टिकट देना, ये टिकट मांगना सबका अधिकार है, और टिकट के जब फैसले के बाद तो सभी लोग लग जाते हैं। जहां तक उनकी पॉलिसी और उनकी नीति की बात है तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है किसी का सहमति हो, किसी का असहमति हो। ये हमारी पार्टी में बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत चीज है कि हम असहमति को भी जताते हैं, लेकिन वो हमारा एक डेकोरम है, हम उस वहां बात रखते हैं। ऐसा नहीं कि मीडिया में बात रखे तो खुद जब पार्टी हमारे छोड़ के चले गए तो उनकी बात अब कुछ करना नहीं है, वो भटक गए या उनको भगा के वो पार्टी में दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिए, तब उसके बारे में हमें कुछ करना नहीं। तारिक साहब वो तो बता रहे थे दो बार राज्यसभा के सांसद रहे, 5 बार यहाँ उनको मौका मिला, कटिहार से 5 बार मिला, 2 बार पार्ट टाइम। हाँ, अब भी अच्छी तरह जानते हैं, तो यहाँ पे उनको प्यार सम्मान मिला अपनी जगह। लेकिन जो मामला असल है ये हमारे घर का मामला है, और घर के मामले को जब बहुत लोग पार्टी छोड़ते हैं, बहुत लोग नए सिरे से आते हैं, तो उस पे हमें उनके व्यक्तिगत बातों पे हमें टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। हमें बात, मेरा सवाल अब तारिक अनवर की उपलब्धि को लेकर है, टू द पॉइंट बोलिएगा। 5 बार MP और 2 बार राज्यसभा, फिर भी कटिहार पिछड़ा का पिछड़ा। 2 बार जब राज्यसभा रहे तो आप जानते हो महाराष्ट्र से रहे, कहीं से भी तो रहे, नहीं, हाँ, मैं लगा बात कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, 2 बार राज्यसभा महाराष्ट्र से रहे तो उनका फंड वहीं जाता है। राज्यसभा की जरूरी थोड़ी कि वहीं जाएगा, जिस स्टेट से है जहां तक ये है कि वहीं जाता। खैर, और 5 बार जाहिर सी बात है सांसद रहे। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी और वो हमारे सांसद थे। लेकिन उसके बावजूद भी जहां तक पिछड़े की बात है कटिहार की, तो ये जो पूरा सीमांचल के इलाका है, मैं कहूँगा सिर्फ कटिहार ही नहीं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इसमें हम लोग अगर यहाँ तमाम, चूंकि हम लोग साथी लोग बैठे हुए हैं, आगे सबकी अपनी राजनीतिक है, तो कुछ चीजें ऐसी है कि यहाँ डेवलपमेंट के आधार पर अगर देखें कि जूट मिल एक जमाने में रहा यहाँ पे लंबे समय तक जूट मिल रहा, वहां पे यहाँ रोजगार मिला लोगों को। लेकिन आज जूट मिल जब बंद हुआ, उसको लेकर संघर्ष हुआ, तो इसी पीरियड में जो अभी हमारे NDA के जो भी सांसद हैं महोदय के पीरियड में ही वो जूट मिल की चक्की और तमाम चीजें बिकी गई। 2017 में तारिक साहब के टेन्योर में ये मिल बंद होना, ये किसकी पॉलिसी के आधार पर बंद हुआ, केंद्र में किसकी सरकार थी, किस आधार पर बंद हुआ, वो एक अलग डिबेट है। मेरा कहना है कि रोजगार के लिए अगर हम दिल से बात करें, ईमानदारी से बात करें, तो कुछ चीजें हैं। अब जैसे खूब बात आती हैं, हमारे अमित शाह जी, मोदी जी बोल के गए कि यहाँ हवाई अड्डा शुरू हो गया है, एयरपोर्ट, अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ है, वो मतलब ही नहीं है, वो झूठ बोल के चले गए कुछ दिन पहले। तो बात यह कि हवाई बात करना, जुमलेबाजी बात करना, खुद यही लोग बोल देते हैं, अरे चुनाव में तो जुमले बोले जाते हैं, बाद में वो उसका इम्प्लीमेंट हुआ। अमित शाह ने खुद कहा था ये चुनाव में जो बात होते हैं वो जुमले होते हैं। तो बात यह है कि ये जुमलाबाजी, झूठ बोलना, फ्रेब करना, दगाबाजी करना, ED CBI के माध्यम से लोगों को परेशान करना, फिर अपने पार्टी में शामिल करना, वॉशिंग मशीन की तरह अपनी पार्टी बना रखा, दूसरे पार्टी के लोग चाहे कितने करप्ट हो वहां आके सब धुल जाते हैं और पाक साफ हो जाते हैं। तो ये भाजपा की नीति रही है।
जहां तक कटिहार डेवलपमेंट की बात है तो मैं फिर आपके टू द पॉइंट आना चाहता हूं। यकीनन कटिहार में एक मॉडल रेलवे स्टेशन कहीं न कहीं एक लंबे समय प्रयास से ही बना है और उन्हीं के दौर कार्यकाल में बना है। एक पूर्वोत्तर राज्य का मैं कहूंगा एक बड़ा स्टेशन है जो पूरे देश में लोग जानते हैं। कटिहार को कहीं न कहीं तारिक साहब जब राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, मैं भी इत्तेफाक से अभी कांग्रेस पार्टी का भी राष्ट्रीय स्तर पे मैं भी काम कर रहा हूं, तो कई बड़े फलक में कई चीजें होता है कि जब कटिहार से चुनाव जीत के जाते हैं तो एक कटिहार का नाम के साथ साथ कटिहार में बड़े पैमाने पे काम करने का एक अवसर मिलता है। तो अवसर कई चीजें हुए लेकिन कई चीजें छूट गए जो होना चाहिए था। कई बार जैसे मिल की बात करते हैं, बड़ी फैक्ट्री की बात करते हैं, हम लोग भी लगातार पलायन की बात करते हैं कि पलायन अब तक रुकी नहीं। ये सिर्फ तारिक अनवर पे नहीं आता बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी सरकार 15 साल अभी लगातार 20 साल जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कई प्रोजेक्ट होनी चाहिए, कई फैक्ट्रियां लगनी चाहिए, रेलवे कारखाने यहाँ पर क्यों नहीं। हमने कुछ दिन पहले हमने खुद एक मैनिफेस्टो लेकर आया था कि हमारे इस इलाके में पलायन को रोकने के लिए कुछ मुद्दे होने चाहिए और ये मुद्दे मुझे लगता है हमारे सब साथी एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे यहाँ पे एम्स क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे रेलवे की फैक्ट्री क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है जहां पे हम बाहर ना जाके यहाँ पे रोजगार के साधन, एनटीपीसी क्यों नहीं बन सकता है। तो ये मुद्दे आने वाले दिन में बन सकते हैं और हमारे तमाम जो पार्टियां हैं बिना भेदभाव के सभी कहीं न कहीं इन मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे और इसको कहीं न कहीं कटिहार डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं तारिक साहब के दौर में कटिहार में डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, कटिहार को नाम मिला है, कटिहार से कहीं न कहीं जो लोग भी बाहर जाते हैं उनका ही मान सम्मान बढ़ा है। यहाँ पे जो आपके रेलवे के साथ साथ जो है कटिहार कहीं न कहीं जो पीछे था, जो डेवलपमेंट काम और होने चाहिए तो वो भी हुआ है। अब कटिहार को अब जो पिछले 10 साल में हम इस काल को देखें कि इस 10 साल में क्या कौन सा काम हो गया, इस 10 साल में फैक्ट्रियां कहाँ लगी, इस 10 साल में कटिहार को जो डेवलपमेंट के पैमाने पे जो आगे बढ़ना चाहिए था, चूंकि हम भी जानते हैं इन सालों में पूरे देश को बेच के कहीं न कहीं बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में देश को बेचने का काम किया और 10 साल और बड़े बड़े लोग जो है के माध्यम से पैसे के माध्यम से कई जगह काम हुआ लेकिन 10 सालों का उस अंदाज में काम नहीं हुआ। आप कर रहे हैं। अच्छा तरक्की मिली मान लिया, नाम भी मिला, मान मिला, लेकिन युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, इसको भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए अब आगे आते हैं। युवा प्रतिभा को आगे बढ़ने की बात नहीं, आज कटिहार के पूरे बिहार में कांग्रेस के 9 सीट का डिक्लेरेशन हुआ है। हम तीन युवाओं को टिकट मिला है। अभी आप डिक्लेयर कर देख लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस जिला कांग्रेस संगठन की, मैं पूरे स्टेट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं, हम संतोष जी को मौका देते हैं। संतोष जी, आप राजद से जुड़े हैं, लालू जी और तेजस्वी यादव की पार्टी से जुड़े हैं। आप बार बार आपके नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हम लोग 17 महीने में इतना नौकरी दे दिया, इतना नौकरी दे दिया। लेकिन बार बार लालू जी की पार्टी पे, तेजस्वी यादव की पार्टी पे उनको 90 से लेकर 2005 तक का मध्यकाल याद कराया जाता है कि अगर किसी ने लालू को वोट दिया तो 90 से 2005 का याद कर लीजिए, घर से निकल पाएंगे। आपका इस संबंध में क्या कहना है? जब जब लोगों की नीति अगर नहीं हो काम करने की, विकास करने की, अपना मुद्दे की न बात करके, मुद्दे की बात न करके दूसरे पर ठिकरा फोड़ना। अरे इतिहास में क्यों जा रहे हैं आप भाई? आप आज के नौजवानों को आप लोग ने जो कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसकी बात नहीं करते हैं। अपनी बात कीजिए ना। जब हमारे नेता जब काम करने का ललक लेके 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, तो उस पर आप क्यों नहीं बात करते? हम तो मुद्दे की बात करते हैं। हम दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, करवाई वाली सरकार की बात करते हैं। हम नौजवानों के हित में बात कर रहे हैं। आपने नौजवानों को ठगा है, हम उस पर बात कर लिए। आइए ना, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात करेंगे तो देश का विकास होगा। मैं अपने साथी से कहूंगा कि आप जिस प्रकार से लालू यादव और कांग्रेस में उलझ के 10 साल फंसे रह गए,
यही आपको जो है 55 वर्षों तक फंसी रह गई, इसका जवाब कौन देगा? यही इसी बात पर देखिए मैंने देश की आशीष जी जब आप बोल रहे थे तो मैं आप पर कोई भी बात मैं भी बोल सकता हूँ। नहीं अच्छा एक सेकंड, आप अभी आप जब आपका बढ़ेगा आशीष जी तब बोलिएगा। मैंने तो टोका नहीं आपको। संतोष जी और आपका हो गया। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, दवाई पढ़ाई लिखाई सिंचाई किसान हूँ करवाई वाली सरकार हमको चाहिए। मेरे नेता ने कहा है। और जब कलम की बात करते हैं तो आप नफरत की बात करते हैं, तलवार बांटने की बात करते हैं। आप जो है बेटी, उस बेटी के साथ कब इंसाफ होगा? इंसाफ की बात करते हैं, उस बेटी के साथ कब इंसाफ होगा बताइए? नौजवान आपको देखिए मुद्दा से भड़काइएगा, कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात न करेंगे। आपको नौजवान खड़े हैं जवाब देने के लिए। और इसी 2024 में आने वाला 4 जून को मोदी जी की विदाई हो जाएगी। अब चलते हैं नौजवान लेके बैठे हुए कलम लेके बैठे हुए हैं। शिव शंकर कब कार्रवाई होगी? उन्होंने कहा है, नारा लग रहा है एक तेजस्वी यादव का, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। अच्छा एक सेकंड, अब आते हैं शिवशंकर सरकार के पास। शिवशंकर सरकार जी, आप तो बहुत पुराने सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। आप बताइए कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार से कटिहार को क्या मिला? देखिए, पहले तो हमको लगता है कि तौकीर भाई ने जो प्रश्न उठाए उनका जवाब आना चाहिए कि आपने महिलाओं के सम्मान की बात की, किसानों की बात की, युवाओं की बात किया आपने, और 15-15 लाख देने की बात किया। आग्रह आपसे कि टू द पॉइंट बोलिएगा। तो जुमले की भी बात किया है आपने। वास्तव में जब भ्रष्टाचार का आंदोलन चल रहा था इस देश के अंदर, जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जैसे शख्सियत का जन्म हुआ, देश के दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बने, उन दौर में ही ये बाबा रामदेव का भी आंदोलन चल रहा था, जिसको कुचलने का काम कांग्रेसियों ने किया था। और वो 15 लाख स्विस बैंक की जो सूची जारी हो रही थी, उसमें कोई भाजपाइयों का कहीं से नाम नहीं आ रहा था। और हम सब जानते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का काम मॉरिशस के तरफ से कैसे कैसे घूम करके फिर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारे मोदी जी का जो उद्घोष था कि 15-15 लाख, वह कोई भी क्लिप अगर जिस तरह से आप क्लिप सुना रहे हैं, आप सुना दीजिए कि 15 लाख देने का वादा किया होगा। उन्होंने 15 लाख देने का वादा नहीं किया था। उस दौर में उस आंदोलन के हम लोग सिपाही थे, हम लोग भी, विद्यार्थी परिषद भी जो है करप्शन के खिलाफ आंदोलन कर रही थी उन दिनों। उसमें हम छात्र नेता हुआ करते थे, हम लोगों ने पूरा उसका निषेध किया था। निश्चित रूप से वो 15-15 लाख स्विस बैंकों में, विदेशी बैंकों में इतने पैसे जमे हैं कि ये लोगों तक उपलब्ध हो सकता है। देने की बात नहीं। कहाँ आया? तो ये स्विस बैंक से काले धन कहाँ आए? प्रश्न था जो बाद में आया चलकर कई तरह के सवाल है। विदेशी नीति के तहत जो है बैंकों का अपना गुमराह अधिकार होता है। चलिए 15 लाख का तो मान नहीं, अपने उस पर शिवशंकर सरकार जी, चलिए हम आपकी बात। दूसरा महिलाओं की बात, महिला का आज 1 लाख सम्मान का, आज कई प्रकार का जो है देश में महिलाओं का अपमान के क्षेत्रों में अगर करने का काम किया तो कांग्रेसों ने किया है। महिलाओं का कोई भी विकास का आयाम अगर क्या, वास्तव में बिहार की बात करें तो बिहार में तो नीतीश जी ने वास्तव में जब सरकार में आया तो 50% आरक्षण देने का काम कर दिया। आप देख रहे हैं पंचायती राज चुनाव में शिक्षकों में आरक्षण देने का काम कर दिया, सिपाहियों में आरक्षण देने का काम कर दिया। और जो कह रहे हैं वही कि 15 साल के जंगल राज की याद दिलाना, जिस समय महिलाएं घर से निकलकर बाहर नहीं निकलती थी, आज महिलाएं जो है पूरा आराम से घर से निकलना, लड़कियां भी घर से निकलकर पढ़ने जा सकती है। हर स्कूल के बच्चों की चिंता किया गया, साइकिल योजना के माध्यम से, पोशाक योजना के माध्यम से, प्रोत्साहन राशि देने का मामला रहा हो। महिलाओं की चिंता अगर कोई किया बिहार में तो नीतीश जी की सरकार ने किया, और एनडीए में रहते हुए ज्यादा सारी चीजों का निर्णय हुआ है। तो महिलाओं का सम्मान क्या कांग्रेसियों ने महिलाओं के लिए किया था, जरा आप बता दीजिए हमको। युवाओं की बात करें तो स्टार्टअप योजना लाया गया, मुद्रा लोन की योजना लाया गया, अनेकों लोगों को 10-10 लाख तक जो हम लोन देने का काम किए। जिसके अंदर प्रतिभा था, कहा हमने कि नौकरी ही नहीं, नौकरी देने वाला बनो।
तो वो स्टार्टअप बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। डिजिटल इंडिया की बात आई, जहां मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक यूनिट मोबाइल का काम नहीं कर रहा था, आज अनेकों यूनिट एप्पल जैसी कंपनियां वो भारत में काम कर रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम इस देश में मोबाइल का दुनिया में दूसरे नंबर पर आ जाने का काम, वो प्रयास लगातार अगर किसी का रहा तो वो मोदी जी का प्रयास रह रहा है। हम प्रयास करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन और जापान से भी आगे जाए, लेकिन हमें उतना मौका मोदी जी को जब तक मिलेगा। मोदी जी एक साथ जो वादा किए थे उसके साथ अनेकों काम जो भारत के लिए था, जो भारत के लिए जरूरी था, उस काम को वो कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति पुरानी शिक्षा पद्धति थी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति से हम भारत का विकास भारत के अनुकूल नहीं कर सकते थे। शिवशंकर जी, भारत की शिवशंकर जी सुनिएगा, शिवशंकर जी, हम युवाओं के लिए विकास, शिवशंकर जी रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, रोजगार का अवसर पैदा कर ओ रहे हैं। शिवशंकर जी, भाई का सवाल का सुनिए ना, ऐसे तो शिवशंकर जी, हम ये जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, मेरा सवाल का जवाब दिए नहीं जी। कि कटिहार को क्या मिला। नंबर एक, आप शिक्षा का बात कर रहे हैं कि 60,000 देश में स्कूल बंद हो गए, फिर भी शिक्षा का तरक्की हो गया, ये आप कह सकते हैं। शिक्षा की बात करें हम कटिहार में ही, तो कटिहार को क्या मिला? उन दिनों ना इंजीनियरिंग कॉलेज था, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज था। आज इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कटिहार में खुला है, यह एनडीए सरकार की ही देन रही है। और हर एक विद्यालय में जो है बच्चों की संख्या, जो आप शिक्षा का दर का प्रतिशत की बात करते हैं, वो सबसे पिछड़ा माना जाता था, उसको आगे लाने के लिए अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। हाँ, आवश्यकता है, मैं महसूस कर रहा हूं इस सरकार में, नीतीश सरकार में भी महसूस कर रहा हूं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में गुणवत्ता को जो बढ़ाना चाहिए, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अभी के पाठक जी आए हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव की चर्चाएं चल रही है। मैं शिक्षकों से भी आह्वान करना चाहूंगा, यह प्रदेश का चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश का चुनाव है। हम देश के नेतृत्व को चुनने जा रहे हैं, तो हमको बहुत सा विचार करना पड़ेगा। आज बीपीएससी में नौकरी देने का काम की बात का जो श्रेय लेने का बात करते हैं, तो हमेशा प्रदेश का मुखिया उसके जिम्मेवार होते हैं। और मैं कहता हूं तेजस्वी के बाद जो विभाग था, इसमें से कोई भी आया हो तो हमें 17 साल 2 मिनट, 17 साल आप कहाँ थे? मेरा 5 मिनट समय, 5 मिनट समय। 4 लाख का शिक्षकों को रोजगार जो है, देखिए रोजगार का रोब बोलने के लिए तैयार नहीं। और जब हमारे नेता ने रोजगार, यही नीतीश कुमार कहते थे कि कहाँ से आएगा, अपने बाप के हाथ से पैसा लाएगा, इन्होंने कहा। लेकिन उसी मुख्यमंत्री से कह दिया, सुने, बचवाने का काम किया। संतोष जी, सुनिए, शिक्षक आज हमारे दोस्त शिक्षक से आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है इनको हमारे जिनको नौकरी मिला है रोजगार के नाम पर हमें देने जा रहे हैं। हमारे मेरे पास 9:30 बजने वाले हैं, 4 मिनट का समय बचा है, और आप लोग से आग्रह कि एक लाइन में अंतिम राउंड है, जवाब दीजिएगा। शिवशंकर जी, आपसे आग्रह खासकर कि आप लोग टू द पॉइंट बोलिए। अंतिम को राउंड है कि अगर 5 साल में दुलाल चंद गोस्वामी को कटिहार की जनता अगले 5 साल के लिए चुनती है, तो एक लाइन में बोलिए कटिहार को क्या मिलेगा, जनता को क्या फायदा होगा? कटिहार की जनता को मैं आह्वान यहाँ के कटिहार वासियों से भी आज इस डिबेट आह्वान क्या कमिटमेंट है, बोलिए। हमारा जो कमिटमेंट रहेगा कटिहार के विकास के लिए, जो हमारे अधूरे काम पड़े हुए हैं, आज वो चाहे वो 4 लेन और पुल का काम हो, मनियारी से लेकर साहेबगंज कनेक्टिविटी नेपाल तक, दूर दूर तक, बंगाल तक, ये झारखंड से जुड़ना, बंगाल से जुड़ना एक बड़ी उपलब्धि होगी। उस काम को पहला तो हम पूरा करेंगे, वो काम अधूरा न रह जाए, इसके लिए कटिहार वासियों को चुनना चाहिए। देश के चारों तरफ के विकास के साथ शैक्षणिक करेंगे, एक लाइन, और यहाँ पर के रोजगार के अवसर के लिए जो है उसके लिए भी संघर्ष किया जाएगा। एक अगला आशीष जी, अगर दुलाल आपके प्रत्याशी दुलाल जी हैं, है ना जी? बिल्कुल। अगर आपकी पार्टी, आप बोलिए कि अगर जनता उनको विश्वास करके आपकी बातों पे, दुलाल गोस्वामी की बातों पे विश्वास करके उनको वोट देती है, तो एक लाइन में बोलिए 5 साल में कटिहार की जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा और उनको क्या फायदा होगा? शिक्षा के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास आदरणीय दुलाल चंद गोस्वामी जी करेंगे। स्वास्थ्य के लिए एम्स के लिए प्रयास करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि कटिहार में एम्स की शाखा खोली जाए। और जहां तक रोजगार की बात है, तो दुलाल चंद गोस्वामी जी का काम होगा कि कटिहार में रेलवे से जुड़े हुए प्लांट लगे, उसके अलावा खाद्य से जुड़ा हुआ प्लांट लगे,
क्योंकि उन्होंने कटिहार से बांग्लादेश तक की यातायात को सुगम करने का जो बीड़ा उठाया है, कटिहार में पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ये उनका विजन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टिकोण से कटिहार समृद्ध बनेगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और हमारा कटिहार खुशहाल होगा। संतोष जी, अगर आपके सहयोगी कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तारिक अनवर जीतते हैं, कटिहार की जनता अगर उनको जिताती है तो उनको क्या मिलने वाला है? सबसे पहले मैं कटिहार के मतदाताओं से, नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा कि जिसने किया है, जिसने जुमलेबाजी की है, उस पर भरोसा न करें, क्योंकि जुमलेबाजी हमारे यहाँ पहले जो उद्योग की नगरी से कटिहार को जाना जाता था, फिर तारिक साहब आएंगे, जीत के और उद्योग की नगरी बसाएंगे और कटिहार को जो है अमन और चैन से जीने का रास्ता मिलेगा। इन भाजपाइयों से बचाएंगे। आप बताएं कि आप कटिहार की जनता को, तारिक साहब अगर आते हैं तो कटिहार की जनता को क्या देंगे? तारिक साहब, मैं साहब कहना चाह रहा हूँ, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद बनाने का नहीं है। एक सांसद तो बनेंगे ही तारिक साहब, लेकिन साथ ही साथ भाजपा की सरकार जो निकम्मी सरकार है, जो जुमलेबाज सरकार है और जो नफरत फैलाकर देश में राजनीति करना चाहती है, उसके खिलाफ में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और भाईचारा का जो एक संदेश कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ में कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया है, उस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा देश में यहाँ के जीतने से हमारी सरकार बनेगी और यहाँ आने वाले दिन में उद्योग के साथ साथ, रेलवे कारखाने के साथ साथ, एम्स के साथ साथ इस इलाके में आने वाले दिन में जो लोग पलायन करते हैं उसमें कमी आएगी और ये नगरी कटिहार शहर तरक्की की राह पे होगी। और साथ ही साथ ये चुनाव, कटिहार वासियों से कहना चाहूंगा, ये चुनाव सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान में जो आरक्षण है उसको बचाने का चुनाव है। एक वोट देने का अधिकार जो एक आम आदमी को है और एक बड़े आदमी को है, उसको खत्म करना चाह रही है भाजपा की सरकार, उसको रोकने का है। इसलिए आने वाले दिन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तारिक साहब यहाँ जीतेंगे, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, न्याय की सरकार बनेगी और आने वाले दिन में तरक्की कटिहार की। अंत में अपने कंक्लूजन में चारों मेहमानों को 2-3 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसी का भी ध्यान कटिहार जिले की एक बहुत बड़ी समस्या, विस्थापित परिवारों की समस्या, कटाव के कारण हजारों लाखों परिवार विस्थापित हैं और बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे हैं, नर्क जैसी जिंदगी है। हम चारों मेहमानों से कहेंगे अपनी पार्टी के आला कमान से कहकर उनकी तरफ ध्यान दें, ताकि उनको अगर 2 वक्त की रोटी, रहने को छत और पहनने को कपड़े मिलेगा तो इससे बड़ा मानव सुख कुछ नहीं होगा। दूसरा, व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात करें तो कटिहार का, पूरे देश का भी सबसे ज्यादा व्यापार कटिहार में, जो कटिहार जिला जिस व्यापार पर निर्भर करता है वो कपड़े का व्यापार है। सबसे बड़ा इंडस्ट्री तो कटिहार में है नहीं। कटिहार से सूरत की ट्रेन नहीं है, जबकि भागलपुर से है, मालदा से है, सहरसा से, सब जगह से सूरत की सीधी ट्रेनें हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं आया कि कटिहार से सूरत की सीधी ट्रेन दिला सके। तो व्यवसायियों की ओर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप चारों प्रतिनिधि अपने अपने प्रत्याशियों से कहें कि कई चीजें हैं जो इनकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो, ताकि कटिहार की जनता का जीवन और सुगम और सुखी हो। आप लोग चारों आए, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा कि 26 अप्रैल को घर से निकलकर वोट जरूर डालिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। पहले वोट मतदान करें, फिर जलपान करें, सरकार ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा, और हमारी भी केबीसी की ओर से भी आप सबसे गुजारिश है 26 अप्रैल को आप लोग घर से निकलिएगा, वोट डालिएगा, फिर आके घर में नाश्ता कीजिएगा। और ये अगर आप ये वोट नहीं डालते हैं तो समझिए आप अपने देश को कमजोर करते हैं, अपने देश के साथ अन्याय करते हैं। अपने संविधान की रक्षा करना है तो घर से निकलकर वोट डालिए। वोट किसको देना है आपकी विवेकशीलता पर निर्भर करेगा, लेकिन देश के संविधान की रक्षा करना है तो उसका मान बढ़ाना है तो घर से निकल। हमें रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और जनता से भी लेता हूं अलविदा। कल 24 तारीख को संध्या 6 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, इसलिए कल हम लोग इस डिबेट को लेकर नहीं आ सकेंगे। अब इसके बाद
24, 25, 26 ये 3 दिन हमारा डिबेट बंद रहेगा। 27 तारीख से हम नए इशू को लेकर फिर नए समय में फिर हम डिबेट लेके आएंगे और लगातार आपके सामने शहर के और जिले के और पूरे बिहार के मुद्दे उठाते रहेंगे। आप